सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं 5वें चरण के लिए। अब से आधे घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की अलग अलग कुल 49 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में है, तो रायबरेली में क्या होगा, राहुल का ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सभी की नजर है, तो वहीं बिहार में एक तरफ हाजीपुर से अपने पिता की सीट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान, तो रोहिणी आचार्य सारण की सीट से चुनावी मैदान में है। अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद सुबह 7 बजे से 6 राज्यों की 49 सीटों पर 5वें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हाई प्रोफाइल सीटों में जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार लड़ रही हैं। 2 बार आपको बताते चले कि एक बार उनको हार का सामना 14 में करना पड़ा था, 19 में वो जीती थी। अब तीसरी बार उनका क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उनका मुकाबला कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से है। पिछले लोकसभा चुनाव में ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर 55,000 वोटों से मात देकर कांग्रेस के इस गढ़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने वाली है। रोहिणी सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं। इस सीट से चिराग के पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते थे। ये क्षेत्र उनका गढ़ रहा है। केएल शर्मा के साथ था, इस वक्त हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, समर सुनते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जब आया तो मैं राजीव जी से मतदाता के प्रति जो उनका कनेक्ट था वो ट्रमेंडस था। उसको मैंने सीखा कि मतलब वो मेरे को मतलब इनसे अच्छा लगा। स्मृति ईरानी को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं अमेठी में? ये चैलेंज तो जनता बताएगी, मैं तो क्या चैलेंज बताऊंगा। मैं तो अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पॉजिटिव तरीके से लड़ रहा हूँ। बाकी तो यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि स्मृति लगातार बोलती रही कि राहुल यहाँ से नहीं आए और केएल शर्मा को भेज दिया। ये जैसे नॉन इश्यूज, आप इलेक्शन में इश्यूज के साथ लड़िए। वो वहाँ से लड़े, वहाँ से लड़े, ये कोई इश्यूज है इलेक्शन में? ये हमारी पार्टी का निर्णय है, ठीक है। ये उनको कमेंट भी नहीं करना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात से क्यों नहीं लड़े, मेरा सवाल है। तो उनको भी गुजरात से लड़ना चाहिए था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस यूपी में एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। ये तो जनता बता देगी, 4 तारीख को पता चल जाएगा। गठबंधन की सरकार बनेगी या इनकी, ये तो 4 तारीख को पता आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं यहाँ के अमेठी के मुख्य? अमेठी के मुद्दे वही हैं जो उन्होंने विकास का काम नहीं किया, ठीक है। तो उसमें आवारा पशु यहाँ का मेन मुद्दा है, बिजली के बिल यहाँ मेन मुद्दा है। फिर उसके बाद यहाँ की टूटी सड़कें जो है वो मेन मुद्दा है, क्योंकि योगी जी कहते थे गड्ढा मुक्त सड़क बना देंगे, तो गड्ढा युक्त सड़कें हैं। तो ये मुद्दे हैं जो मैंने, और महंगाई एक मुद्दा है यहाँ पे, बेरोजगारी एक मुद्दा है। मेरा आखिरी सवाल, आज केएल साहब वहाँ जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे? जी, सब जगह कोशिश करेंगे मैक्सिमम पहुँचने की, जहाँ तक पहुँच पाया। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ केएल शर्मा साहब, आप देखिए किस तरह से निकल रहे हैं कैंपेनिंग, यानी कि कैंपेनिंग तो खत्म हो गई है लेकिन पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और जानेंगे वहाँ का हाल। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अमेठी आज तक। केएल शर्मा अमेठी से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, उनको आप सुन रहे थे। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे, वो कांटे की टक्कर देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ तक भी वो जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए। अब आज की स्थिति उनके लिए क्या रहती है, क्योंकि अब तक पर्दे के पीछे से वो गांधी परिवार को जिताने का काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार खुद उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। स्मृति ईरानी को टक्कर देने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह बनारस और शाम अवध का जिक्र होता है, लेकिन आज की ये जो सुबह है अवध की, वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि राजनाथ सिंह वहां से चुनावी मैदान में है। अटल बिहारी वाजपेयी की ये सीट रहा करती थी, वो यहीं से चुनाव जीतते रहे, लड़ते रहे और केंद्र में प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह के लिए, रक्षा मंत्री के लिए परिस्थिति क्या रहेगी, जैसे ही संपर्क होता है कुमार अभिषेक से, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन एक बार फिर से मौसमी आपका रुख करते हुए, आप पोलिंग बूथ पर हैं, जरा दिखाइए। अब चूंकि आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, ऐसे में क्या लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं रायबरेली के पोलिंग बूथों पर? चित्रा, बेहद दिलचस्प तस्वीर मुझे देखने को मिली यहाँ पे। कई जो वोटर हैं वो
इतने उत्सुक हैं कि पहले ही 6:15 6:30 पहुंच गए हैं, और जब उनको पता चल रहा है कि 7 बजे से वोटिंग है, जैसे कि आप देखिए, तो वापस आ रहे हैं, दोबारा यहाँ का रुख करेंगे। ये एक आदर्श पोलिंग बूथ है जहाँ हम खड़े हैं, SGS स्कूल है, और DM साहिबा भी अभी यहाँ पे पहुंची हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। आज प्रशासन के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिस तरह से रायबरेली एक हॉट सीट है, जाहिर तौर पे कोशिश होगी कि कोई गड़बड़ी की खबर ना आए और स्मूथ वोटिंग हो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आदर्श पोलिंग बूथ पे सारे इंतजाम किए गए हैं, उधर बैठने का इंतजाम है, और जरा देखिए उधर वोटर आपको नजर आएंगे जो जाके इंतजार करेंगे, और जैसे ही सुई जो है 7 बजेगी तो वोट डलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रायबरेली बेहद दिलचस्प इस बारी है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी में पिछले 12 दिन से कैंप कर रही थी, रोज लगभग 12 से 15 नुक्कड़ सभाएं हो रही थी, ज्यादा फोकस क्योंकि प्रियंका ने अगर रायबरेली और अमेठी देखे तो अमेठी पर किया, और रायबरेली में तमाम भूपेश बघेल को कमान दी गई थी, ऑब्जर्वर बना के कांग्रेस ने यहाँ पे भेजा। हमने सचिन पायलट को भी देखा, पप्पू यादव को भी देखा, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे फोकस किए हुए हैं। और ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर से जहां जहां पोलिंग खत्म हो गई है, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो या संगठन के लोग, उनको रायबरेली और अमेठी में कैंप करने के लिए बोला गया पिछले 12 दिन, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं होता है। दिनेश सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले बीजेपी ने जो है नाम रिलीज किया। उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था, बीजेपी इंतजार कर रही थी कि कौन उम्मीदवार होता है कांग्रेस का, और उसी हिसाब से रणनीति जो है बीजेपी अपनी बनाई। लेकिन आखिरी दिन रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवार कांग्रेस ने बतौर रणनीति घोषित किए, और हमने देखा था कि नामांकन में राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और उनके साथ रेवंत रेड्डी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है मौसमी, इस बार के चुनावों में अगर बड़े नेताओं को हम देखें तो राहुल गांधी के अलावा शायद ही कोई ऐसा मिले, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि जो 2 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे। एक तरफ वायनाड में पहले ही मतदान हो चुका है, केरला की वायनाड सीट पर मौसमी ने वहां से भी आपको जानकारी दी थी, और अब रायबरेली में राहुल गांधी की क्या रहती है किस्मत, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कुमार अभिषेक का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अभिषेक, आप लखनऊ में मौजूद हैं, वहां पर राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जरा बताइए किस तरह से ये बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या बता रही है लखनऊ की? बिल्कुल चित्रा, राजनाथ सिंह का ये एक तरीके से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है पिछले कई चुनाव से। पहले लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जीतते आए, उसके बाद राजनाथ सिंह जीत रहे हैं, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। लेकिन हम जिस बूथ पर खड़े हैं, यहाँ पर मायावती का वोट होना है, और आप देखिए यहाँ की चहलकदमी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे हैं। कुछ देर में मायावती, जो कि बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं, वो आएंगी, 7 बजे का उनका वक्त है, और आप देखिए किस तरीके की सुरक्षा तैयारियां हैं इस वक्त। तो मायावती का ये वोट है, थोड़ी देर में मायावती आने वाली हैं, ठीक 7 बजे वो अपना वोट कास्ट करेंगी। राजनाथ सिंह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपना वोट डालेंगे यहाँ से थोड़ी दूर पर। लेकिन आज का जो चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश में कुल 13 सीटों पर यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से अवध और जो बुंदेलखंड है वहाँ के इलाकों पे वोटिंग है। 14 सीटों पर, जिसमें से 13 बीजेपी जीती हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा स्ट्रांग होल्ड है इस पूरे चुनाव को लेकर के। लेकिन राजनाथ सिंह की सीट कंपैरेटिवली, जैसे मोदी के लिए वाराणसी है, उसी तरीके से राजनाथ सिंह के लिए कही जाती है कि ये लखनऊ है। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं आज दिन भर। लेकिन आसपास के जो इलाके हैं उसमें बड़ा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जिस तरीके से मोहनलालगंज की सीट है, अयोध्या की सीट है, इस तरह की जो तमाम सीटें हैं उसमें आज कड़ा मुकाबला दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो वीवीआईपी हैं वो यहाँ आज वोट डालेंगे, चाहे डिप्टी सीएम हो, सतीश चंद्र मिश्रा हो, सबके वोट इसी आसपास में है। लेकिन लखनऊ बेहद अहम है, और लखनऊ में
चूंकि राजनाथ सिंह खुद उम्मीदवार हैं यहां से, इसलिए नजर जरूर टिकी है। चित्रा, बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। कुमार अभिषेक जहां पर मौजूद हैं, कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती वहां पर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे और मायावती के ऊपर भी सभी की निगाहें टिकी रही, क्योंकि 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन इस बार वो अकेले ही चुनावी मैदान में है। इस वजह से भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, क्या वो बोलती हैं यहां पर आकर। फिलहाल कुमार के पास हम आगे भी जाएंगे, लेकिन जल्दी से रुक कर लेते हैं बिहार का। शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, मैं चाहूंगी कि आपकी सारण में मौजूदगी है, राजीव प्रताप रूढ़ी और साथ ही दूसरी तरफ मुकाबले में है रोहिणी आचार्य, लेकिन विकास सारण का भी एक बड़ा मुद्दा है। इससे भी इनका वहां पर एक पुल बन रहा है, मैं गई थी, सालों से वो पुल बनता हुआ ही चला जा रहा है और अभी तक उसको पूरा नहीं किया जा सका है। और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं और वहां पर अगर कोई बीजेपी का वोटर तो वो कहता है मोदी को देखकर वोट करेंगे, राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर अपनी नाराजगी जताता है, तो कोई रोहिणी आचार्य को बताता है कि ये तो टूरिस्ट बनकर आई हैं, थोड़ी देर के बाद फिर ये चली जाएंगी वापस विदेश। तो इस तरह की वहां परिस्थिति है। सबसे बड़ा मुद्दा सारण का क्या दिखाई देता है और इसके अलावा बिहार के जिन जिन और सीटों पर मतदान होने हैं उनके बारे में भी जरा बताइए आप शशि। देखिए चित्रा, आपने मुद्दे बिल्कुल सही बताया। सारण का विकास एक मुद्दा है और आप देखिए पटना से बमुश्किल 60-70 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो सारण को जोड़ने वाला एनएच है जिसका निर्माण कई सालों से चल रहा है वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस वजह से लोगों को परेशानी होती है। जिस पुल की आपने बात की वो एक समस्या है, लेकिन हाँ, ये तमाम जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पे जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी है। और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे अगर नाराजगी भी है तो ज़्यादातर वोटर्स जो बीजेपी के साथ लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं या उनके होल्ड के माने जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही तर्क होता है कि हम तो मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो मोदी वाली गारंटी जो है वो सारण में शायद बीजेपी को एक बार फिर से बचा ले। लेकिन हाँ, चुनौती आसान नहीं है। जो रोहिणी आचार्य हैं उनके लिए खुद लालू यादव ने कैंप किया है। लालू यादव लगातार ये कहते रहे कि ये उनके लिए आखिरी लड़ाई है। एक तरह से बेटी के लिए वो वोट मांगते रहे, तेजस्वी यादव अपनी बहन के लिए वोट मांगते रहे, लेकिन बीजेपी ने लगातार ये सवाल भी खड़ा किया है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह हैं। अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो वो वापस नहीं आएंगी सारण में, अगर जीत जाएंगी तो कितना रहेंगी सारण में, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच चित्रा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सारण में हमको दिखती है वो है यहाँ की जातीय गोलबंदी, जो जातीय समीकरण है सारण का, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने पहले भी बताया था कि जो यादव और राजपूत जाति है जिसकी 25 और 23% की आबादी लगभग मानी जाती है और इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी है, सीधा मुकाबला, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इनके साथ जो अपनी जातियों के वोटरों को गोलबंद कर पाएंगे, सरप्लस कर पाएंगे, वो जीत का रास्ता तय करेंगे। पिछले बार 1 लाख से ज्यादा वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी जीते थे। इस बार क्या नतीजा रहता है या ईवीएम में किस्मत कैद होगी। लेकिन हाँ, दूसरे सीटों की अगर बात करें, जिन चरणों में आज के चरण में जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उसमें सारण के अलावे जो बिल्कुल साथ वाली ही सीट है हाजीपुर सीट, वहां भी आज ही मतदान हो रहा है। और चिराग पासवान जो लंबे अरसे से दावेदारी करते रहे चाचा पशुपति पारस से विवाद के बाद कि वो सारण हाजीपुर से वो दावेदार हैं, पिता के वही असली वारिस हैं, तो उनको मौका वहां मिला क्योंकि एनडीए में उनकी वापसी हुई। मैं अपने तमाम संवाददाताओं से कहूंगी जरा पीछे की पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी आप दिखाते रहें, क्योंकि अब बेहद कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में थोड़ा अंदाजा भी होगा कि वोटरों में कितना उत्साह दिखाई देखने को मिल रहा है जब अब 16 मिनट का तकरीबन वक्त बाकी रह गया है वोटिंग होने में। आपसे ये गुजारिश है, आपके इलाके में अगर पोलिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, तो वोट करने के लिए आप जरूर जाएं। और लगातार हम कुछ लाइनों का जिक्र करते रहे हैं कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान।